नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का हमसफर, इस प्रोग्राम का होस्ट अमित भट्ट कहता हूं अपने तमाम लिसनर्स को, अपने सभी सामीन को खुशामदीद आपके अपने वीकली प्रोग्राम, फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है एक मुलाकात। इस वक्त भारत के अलावा दुनिया के तमाम 114 मुल्कों में ये प्रोग्राम सुना जा सकता है। बखूबी हमारे तमाम लिसनर्स हमसे जुड़ रहे हैं और लगातार इस प्रोग्राम को सुन करके हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। यह है रेडियो उड़ान, जिसे आप सुन सकते हैं www.radioudan.com पर। यह है हमारी वेबसाइट, ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान की। और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन पर भी आप हमारे ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। ट्यून इन एक जो ऐप है ख़ासतौर पर एंड्रॉयड के लिए और आईफोन के लिए भी एप्लीकेशंस जो अवेलेबल हैं, उनका उपयोग करके आप हमारे प्रसारण अपने मोबाइल फ़ोन पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम एक मुलाकात और रेडियो उड़ान के तमाम प्रोग्राम्स के मुताल्लिक अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो एक स्काइप आईडी हमारी आप नोट करें, रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN, यानी कि रेडियो उड़ान। तो आज तक अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमको आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं अपनी स्काइप के माध्यम से और हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। अपने दिल की बात ईमेल के माध्यम से भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, जैसा कि हम अपने हर प्रोग्राम में आपके लिए अपना ईमेल आईडी बताते हैं। आज भी बता देते हैं, mail@radioudan.com। और मुझे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से amit@radioudan.com पर। दोस्तों, इसी वीक, इसी सप्ताह यानी कि परसों 3 दिसंबर 2014 का दिन था। और यहाँ 3 दिसंबर हर वर्ष इंटरनेशनल डे फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय निशक्तिकरण दिन के नाम से तमाम हमारे जो पीपल विद डिसेबिलिटीज के लोग हैं वो इसको मनाते हैं विश्व भर में। और भारतवर्ष में भी कई कार्यक्रम इस अवसर पर हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। और परसों यानी कि 3 दिसंबर को दिल्ली, जो कि भारत राजधानी है, और इसके अलावा तमाम क्षेत्रों में और फिर भारत के बाहर तमाम कंट्रीज में इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को बड़े ही उत्साह के साथ, और कहना चाहिए कि जो एक परंपरा चली आ रही है इस डे को मनाने की, उसमें पूरी ऊर्जा के साथ सब लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। दोस्तों, जब बात इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में चली है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के ओवरऑल अपलिफ्टमेंट यानी कि एम्पावरमेंट के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और वर्षों से जो डिमांड्स रखी जा रही हैं तमाम NGOs के माध्यम से और जो प्रेशर ग्रुप हैं उनके माध्यम से, और जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, चाहे वो पर्सन विद ब्लाइंडनेस हैं, चाहे वो पर्सन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, या किसी भी तरह की जो इम्पेयरमेंट है, जो डिसेबिलिटी है, उनकी लंबे समय से कुछ रिक्वायरमेंट रही हैं जो कि अभी पूरी नहीं हुई है। और उसी रिक्वायरमेंट में जो तमाम जो डिसेबल्ड लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं और जो उनकी दरअसल कहना चाहिए कि वांछित आवश्यकताएं हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आवश्यकताएं हैं उनमें से एक है प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देना। जी हाँ दोस्तों, भारतवर्ष में भी एम्प्लॉयमेंट को लेकर बड़ी चिंताएं हैं लोगों में और लंबे समय से इसके लिए प्रयास जारी हैं। काम इस क्षेत्र में हुआ है, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अब
पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए और पीपल विद ब्लाइंडनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जहाँ तक रोजगार का सवाल है, लेकिन जो रिसोर्सेज और संसाधन हमारे पास है उसके हिसाब से ये अपॉर्चुनिटीज़ अभी नाकाफ़ी है। जहाँ दोस्तों अपने जीवन का सही रूप से व्यापन करने हेतु एक सही रोजगार या एम्प्लॉयमेंट की परम आवश्यकता होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो रोजगार के माध्यम से ही पूर्ण हो सकती हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई रोजगार प्राप्त करना, सही रूप से रिक्रूटमेंट हासिल करना, ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज की या कोई भी इंसान हो उसकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और दोस्तों जब एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में हम बात करते हैं तो बात आती है कि भाई कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। एक समय था कि जब गवर्नमेंट सेक्टर के अतिरिक्त जॉब्स का अभाव था कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन आज ग्रेजुअली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में भी उपलब्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही शख्स से अपने प्रोग्राम में मुलाकात करने वाले हैं जो हमारे गेस्ट हैं। उनका नाम है आशीष सिंगला। दोस्तों 27 अप्रैल सन 1979 को चंडीगढ़ पंजाब में जन्मे आशीष सिंगला आंशिक रूप से दृष्टिहीन यानी कि लो विजन है और वर्तमान समय में वो भारत की एक लीडिंग टेलीकॉम कंपनी में बतौर डिप्टी मैनेजर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आशीष सिंगला जिस टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी अपनी कुछ पॉलिसीज के कारण हम उस कंपनी का नाम अपने प्रोग्राम में डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। और बस ये समझ लीजिए कि भारत की एक टेलीकॉम कंपनी है, लीडिंग कंपनी है और विश्व में कहना चाहिए कि उनका व्यापार है। विश्व की एक जानी मानी टेलीकॉम कंपनी में आशीष सिंगला कार्य कर रहे हैं चंडीगढ़ पंजाब में। आशीष सिंगला उन चंद लोगों में से हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में बेहतरीन परफॉर्मेंस के दम पर आगे बढ़ रहे हैं और आज जैसा कि मैंने बताया कि वो डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत है भारत की एक टॉप लीडिंग टेलीकॉम कंपनी में। आशीष सिंगला से हमारी बातचीत बस कुछ ही पलों में। आप सुनते रहें प्रोग्राम एक मुलाकात अपने दोस्त अमित भट्ट के साथ। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम एक मुलाकात सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आज के हमारे गेस्ट हैं चंडीगढ़ पंजाब के आशीष सिंगला। आशीष, प्रोग्राम एक मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अमित। आशीष, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, आप लो विजन पर्सन हैं, अपने श्रोताओं को हम बता चुके हैं, ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आप आते हैं। तो आप एक लीडिंग टेलीकॉम कंपनी में एज डिप्टी मैनेजर काम कर रहे हैं और ये तब है जबकि लोग संघर्ष कर रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में आनी चाहिए। हालांकि पहले की कंपैरिजन में अब काफी इम्प्रूवमेंट हुए हैं, काफी सुधार आया है और गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे आप खुद टेलीकॉम सेक्टर में है, लीडिंग सेक्टर में है और अब प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट को अपॉर्चुनिटीज धीरे ही सही, कम ही सही, लेकिन मिल रही है। तो ये आप जो एक टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं और क्या आप शुरू से ही आपका ये इरादा था कि भाई आपको एक टेलीकॉम कंपनी में काम करना है या प्राइवेट कंपनी में काम करना है? मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम की आगाज में आप अपने करियर के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत करें। जरूर अमित। जहाँ तक सवाल है कि कितनी देर हो गई है मेरे को टेलीकॉम में काम करते हुए, तो मेरा पूरा करियर ही टेलीकॉम से ही रहा है। इनफैक्ट अब करीब 15 साल हो गए हैं मेरे को टेलीकॉम फील्ड में काम करते हुए। 2-3 अलग अलग कंपनीज के साथ मैंने काम किया है। तो जहाँ तक सवाल है कि प्राइवेट में ही करना था मेरे को या गवर्नमेंट में करना था,
तो मेरे ख्याल से प्राइवेट ही करना था, क्योंकि कभी मैंने गवर्नमेंट के लिए सोचा नहीं और ना ही ट्राई किया। तो द ओनली ऑप्शन वाज प्राइवेट। टेलीकॉम में क्यों हूँ वो बाय फ्लूक है, दैट वाज नॉट बाय चॉइस, दैट इज बाय फ्लूक। Right. But then why you wanted to, join a private sector, or you wanted to work in corporate sector? Whereas, majority of the people, in terms of, the people with vision impairment, they generally, by and large, prefer to be in the government sector. तो आपने क्यों ये private sector ही choose किया? प्राइवेट सेक्टर चूज करने का एक मेजर रीजन ये था अमित के द स्कोप ऑफ ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर इज मच मोर देन व्हाट यू हैव इन गवर्नमेंट सेक्टर। ये मेरी अपनी फीलिंग है, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर माय फादर वाज इन अ गवर्नमेंट जॉब। तो ऑल्दो ही वाज वेरी सक्सेसफुल एंड ही वाज ऑन द टॉप ऑफ हिज करियर, पर जो ग्रोथ है गवर्नमेंट में वो बहुत ही ग्रेजुअल है और आपकी कैपेबिलिटी पे इतनी नहीं है जितनी कि आपकी सीनियरिटी और उन सब पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। Whereas प्राइवेट में इट्स बेसिकली योर परफॉर्मेंस। आप अच्छी परफॉर्मेंस दें तो आप बहुत जल्दी प्राइवेट सेक्टर में ग्रो कर सकते हैं। तो दैट वाज द मेजर रीजन। जिस टाइम पे मैं अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर रहा था उस टाइम पे बेसिकली मैं लिसनर्स को थोड़ा बता देता हूँ कि आई हैव आरपी, तो इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग। तो ग्रेजुअली विजन कम होने लग जाती है। तो जिस टाइम पे मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे मेरी विजन कम होने लग गई थी। एंड माय फादर बीइंग इन गवर्नमेंट सर्विस, बहुत सारे लोगों ने उनको यही सजेस्ट किया था कि आई शुड गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज वो एक तरह की पेंशनेबल जॉब हो जाती है और लॉन्ग टर्म हो जाती है, उसमें आपको कोई निकाल नहीं सकता जॉब में से। पर उसमें स्कोप ऑफ ग्रोथ और स्कोप ऑफ लर्निंग थोड़ा कम हो जाता है। जी, दैट इज माय पर्सनल व्यू ऑन इट। जी, इस बात को काफी हद तक मैं भी तवज्जो देता हूं कि प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर में हालांकि चैलेंजेस है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, लेकिन क्रिएटिविटी वहां पर बनी रहती है। और अब जबकि जो बदलता दौर है वहां पर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को अपना कहना चाहिए एक्सप्लोर करना चाहिए एरिया ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत अच्छी बात है। डिप्टी मैनेजर बनने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, और इससे पहले आपने और किन किन जगहों में कंपनियों में काम किया, क्या आपके प्रोफाइल्स थे, ये आप हमारे लिसनर्स को बताएं। जरूर अमित। जब मैंने शुरू किया था तब मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ में एक छोटा सा बीपीओ खुला था। जैसे मैंने पहले बताया कि इट वाज अ फ्लूक दैट आई गॉट इनटू टेलीकॉम। एक्चुअली मेरा फ्रेंड एक इंटरव्यू देने जा रहा था, कॉल सेंटर की जॉब थी। स्पाइस टेलीकॉम नाम की एक कंपनी थी पंजाब में, थोड़ी वेल नोन कंपनी है। तो वहाँ पे कॉल सेंटर की जॉब थी। मेरा फ्रेंड इंटरव्यू देने जा रहा था, मैं उसके साथ था और करने को कुछ नहीं था, तो मैंने भी फॉर्म भर दिया और समहाउ इंटरव्यू क्लियर हो गया। कोई इंटेंशन नहीं था मेरा उस जॉब को का, बट क्योंकि उस टाइम पे मैं फ्री था, अभी ग्रेजुएशन करके चुका था, तो मैंने पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे शुरू कर दी। तो बस तब से जब से शुरू की उसके बाद मैंने फिर वो छोड़ी ही नहीं। 9 साल आई वॉज विद दैट कंपनी, स्पाइस टेलीकॉम के साथ 9 साल तक मैं रहा। उस दौरान मैंने प्रोफाइल्स बहुत हैंडल की। व्हाट हैपेंड वाज कि कॉल सेंटर में मैंने शुरू किया एज टेलीकॉलर, कॉल्स लिया करता था, पर वो फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ी बोरिंग जॉब है। करीब 5-6 महीने में आप बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं बहुत सारी कॉल्स लेके। तो उस टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि ट्रेनिंग की एक प्रोफाइल खाली हुई थी। प्रोफाइल भी ऐसी थी कि वो कह रहे थे कि आप अपनी 4 घंटे की जॉब करेंगे और उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे। तो आई वॉज रेडी फॉर दैट कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैंने तब ट्रेनिंग ज्वाइन की और मैं ट्रेन करने लगा लोगों को, जो कॉल सेंटर ज्वाइन कर रहे थे उन लोगों को ट्रेनिंग करने लगा। उसके बाद एक टीम लीड की प्रोफाइल खाली हुई, तो मैंने उसमें अप्लाई किया, उसमें ग्रो किया। वहाँ जी 10 मेरे अंडर डेप्यूटी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर थे और आगे उनकी एक्सटेंडेड टीम्स होती थी। आज से करीब 4 साल पहले फिर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ये टेलीकॉम कंपनी ज्वाइन करूं जिसमें मैं अभी हूं। ऑल्दो इट वाज अ स्टेप डाउन इन टर्म्स ऑफ द प्रोफाइल, द रैंक, पर द ग्रोथ वाज इमेंस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग।
तब मैंने डिसाइड किया कि मैं बीपीओ से, क्योंकि फाइनल प्रोफाइल वो कॉल सेंटर की ही थी, वहां से फिर मैं ये हार्डकोर टेलीकॉम में स्विच किया। जी, तो जब तो ये था मेरा करियर का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जी, तो आपके जो करंट एम्प्लॉयर्स हैं उनको ये मालूम चल रहा होगा कि आप आरपी के एक तरह के कहना चाहिए कि चैलेंज को फेस कर रहे हैं, और जिसमें ग्रेजुअली विजन को कम्प्लीटली लूज करने की बड़ी संभावनाएं बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, आपके काम को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो आज से 4 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनका प्री मेडिकल टेस्ट होता है, तो उसमें आ गया था कि और मैंने खुद भी डिस्क्लोज कर दिया था, क्योंकि उसमें ना डिस्क्लोज करने वाली कोई चीज नहीं थी, क्योंकि विजन काफी कम हो चुकी थी उस टाइम तक मेरी, और मैं स्क्रीन रीडर यूज कर रहा था कि विजन लो है, पर मैं स्क्रीन रीडर की मदद से या मैग्नीफायर की मदद से काम कर पाता हूँ। तो उन्होंने उस टाइम पे चेक करके टेस्ट लेके आई गॉट इनटू द जॉब। जी, तो इस सेक्टर में काम करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ी, किसी खास क्वालिफिकेशन से आपको गुजरना पड़ा, या एक्सपीरियंस काफी था उसके आधार पे आप यहाँ तक पहुंचे हैं आज? फ्रैंकली स्पीकिंग अमित, एक्सपीरियंस काफी था, और ऑल्दो मेरी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल भी इस फील्ड की नहीं है। जो मेरी एजुकेशन है वो बैचलर ऑफ साइंसेज है नॉन मेडिकल में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसा मेरे सब्जेक्ट रहे हैं, और जो मैं काम कर रहा था वो पूरी तरह, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो पूरी तरह फाइनेंस और स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, और जो इससे पहले मैं काम कर रहा था वो प्योरली पीपल मैनेजमेंट और ट्रेनिंग और उस सब से रिलेटेड था। तो अपने आप सीख के आ गया है काम, विद एक्सपीरियंस आ गया है। पर एक काम जरूर मैंने किया है कि मैं पढ़ता बहुत रहता हूँ, तो मैंने बहुत कोशिश की मैं नई चीज सीखता रहूँ, हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीखता रहूँ। जो मेरी प्रोफाइल है या जो मेरी जॉब है उसके बारे में मैं कुछ नया पढ़ता रहूँ, नई चीज सीखता रहूँ, विच हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। जी, बहुत अच्छी बात है आशीष। सर्टिफिकेशन का फायदा भी है जबकि इंसान के पास पर्याप्त मात्रा में नॉलेज हो। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो क्वालिफिकेशन थी, आपने बताया कि ग्रेजुएशन करते करते आपको ये मालूम चला कि ड्यू टू रेटिना पिगमेंटोसा ये आपको आरपी की एक चुनौती आने वाली है। तो तब आपने कैसे महसूस किया, क्योंकि प्रारंभ में आप साइटेड थे, उसके बाद धीरे धीरे विजन का ग्रेजुअली यूं कम होते रहना, तो उस समय आपकी मनोस्थिति क्या थी, मेंटल स्टेटस क्या रहा आपका? टफ था अमित, अगर मैं बोलूं कि नहीं था टफ तो वो झूठ होगा। टफ जरूर था, क्योंकि ग्रेजुअली ये कम होती हुई विजन मीन्स कि आप हर रोज कुछ नया अडेप्ट कर रहे हैं। आज आपको कोई चीज नजर आ रही है और कल वो चीज नजर आनी बंद हो जाती है आपको। एक दिन आप ड्राइव कर रहे हैं और वन फाइन डे यू रियलाइज कि आपको इतना कम नजर आ रहा है कि आप ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, एंड यू हैव टू गिव अप ड्राइविंग। और आप इंडिपेंडेंट, बिल्कुल 100% इंडिपेंडेंट होने से काफी चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जी आशीष, जरूर था। तो उसके लिए चाहे कुछ भी, जहां तक भी मेरे को पता लगता था तो उस चीज को अडेप्ट करने की कोशिश करता रहा हूँ। विंडोज में मुझे एक दिन पता लगा कि मैग्नीफायर नाम की चीज है, तो मैंने उसको बैठ के सीखा अच्छे से। कुछ दिन बाद पता लगा कि मेरे को कीबोर्ड के वो दिखने बंद हो गए हैं, कैरेक्टर्स दिखने बंद हो गए हैं। तो फिर मैंने ऑनलाइन जाके एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जो कि टाइपिंग ट्यूटर जैसा था, तो मैंने टाइपिंग सीखी, टच टाइपिंग सीखी, ताकि मेरे को कीबोर्ड को देखना ना पड़े। फिर कुछ देर बाद पता लगा कि मैग्नीफायर से भी दिखना बंद हो गया है। तब मैंने नरेटर देखा। विंडोज में एक नरेटर नाम की चीज थी, बहुत ही प्रिमिटिव थी, पर मेरा काम चला रही थी। मेरी मेल्स पढ़ देता था और स्क्रीन पे जो भी होता था उसे पढ़ देता था। तो काफी देर तक इनफैक्ट मैं नरेटर ही यूज करता रहा, क्योंकि मेरे को जॉज के बारे में फ्रैंकली पता भी नहीं था। और जो जॉज की कीमत थी करीब 50 या 60 हजार रुपए, तो मेरे को वो थोड़ी एक्सेसिव भी लगती थी।
आउट ऑफ रीच भी लगती थी। तो नरेटर से मेरा काम चल रहा था, तो मैं नरेटर काफी देर तक यूज करता रहा। जब मैंने ये अब करंट कंपनी अपनी ज्वाइन की करीब 4 साल पहले, 4.5 साल पहले, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है रेटिना इंडिया, जिनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में। तो मैं वो अटेंड करने गया देखने के लिए कि क्या नया आ रहा है इस फील्ड में। तो वहां मुझे एक सॉफ्टवेयर के बारे में पता लगा, फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में पता लगा, जो था NVDA की एक NVDA नाम का फ्री स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है, जो ओपन सोर्स है और सब कुछ पढ़ देगा आपकी स्क्रीन पे। तो मैं वापस आया तो मैंने NVDA डाउनलोड किया, उसका पूरा ट्यूटोरियल पढ़ा, उसकी पूरी हेल्प पढ़ी, उसे सीखा। करीब 5, 7, 10 दिन लगे मेरे को उसको पूरी तरह सीखने में, और तब से मैं NVDA यूज कर रहा हूँ। अब तो काफी अडेप्ट हो गया हूँ मैं NVDA पे, तो अब इनसाइड आउट आई नो इनसाइड आउट NVDA, एंड आई एम इन अ स्टेट कि अब मैं लोगों को सिखा सकता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट इन माय ऑफिस एंड एट माय होम पूरी तरह। तो ऐसे है कि ट्रांजिशन होता रहा, जैसे जैसे इट्स अ लर्निंग एवरी डे। अभी भी जैसे जैसे और विजन कम होती जा रही है, मे बी द नेक्स्ट थिंग आई हैव टू लर्न इज ब्रेल, ताकि मैं रेडियो उड़ान भी सुन सकूं और साथ ही में किताब पढ़ सकूं, क्योंकि दैट इज माय पैशन, रीडिंग इज अगेन माय पैशन। तो हर रोज यू आर री इन्वेंटिंग द व्हील, आप हर रोज कुछ नया सीखते हैं, तो अच्छा है इन दैट सेंस। जी देखिए, किसी कंपनी में आशीष डिप्टी मैनेजर या इस तरह की जो मैनेजरियल पोजीशंस होती हैं, वहाँ उन लोगों की कुछ लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन लायबिलिटीज को और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से फुलफिल करने में आपको लगता है कि जो स्क्रीन रीडर एप्लीकेशंस हैं या जो तमाम जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट के लिए, उन्होंने आपको कहीं काफ़ी हद तक मदद की है, हेल्प की है आपके करियर ऑगमेंटेशन में, आपके करियर एनहांसमेंट में? बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट अमित। मैं आई एम रियली थैंकफुल कि मैं इस टाइम में पैदा हुआ हूँ जब ये सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो गई हैं, ट्रांजिशन में हैं। क्योंकि मैं अपने आप को जॉब करता नहीं देख सकता आज से मे बी 30 साल पहले, जब कंप्यूटर्स नहीं थे। मैं टेलीकॉम की कंपनी में हूँ, फोन्स का काम है, सारा दिन हमारा फोन्स का काम है, सारी मेल्स, SMS, सब कुछ। करीब दिन में हमारे पास ज्यादा नहीं तो मेरे पास 50 से 60 SMS आते हैं, और 10, 20, 30 कॉल्स आती हैं रोज की काम से रिलेटेड, क्योंकि सारा टेलीकॉम का ही काम है। तो अर्ली ऑन आई रियलाइज कि आपको स्क्रीन दिखनी बंद हो गई है, अब आपका काम सारा SMS पे है और आपको स्क्रीन दिखनी बंद हो गई है। तो मोबाइल स्पीक करके एक सॉफ्टवेयर का पता लगा, तो उसने मोबाइल को एक्सेसिबल बना दिया। जब वो सिम्बियन बंद हुए तो पता लगा कि आईफोन पे कोई वॉइस ओवर नाम की चीज है, तो उसने आपकी लाइफ पूरी तरह इजी बना दी। तो नो डाउट अबाउट इट कि टेक्नोलॉजीज के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको हो सकता है कि नए तरीके से काम को सीखना पड़े, हो सकता है कि जो एक आम इंसान 10 मिनट में करता है आपको शायद 20 मिनट लग जाए, या हो सकता है 30 मिनट भी लग जाए इनिशियली। पर एक बार आप सीख जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप काम नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज मैंने रियलाइज की कि अगर कोई एक बचपन में हम कहानी सुना करते थे, हमें एक टॉर्टोइज और एक रैबिट की, कि खरगोश और कछुए की हम कहानी सुना करते थे कि खरगोश बहुत आगे निकलने पे थोड़ी देर रेस्ट करने बैठ गया और कछुआ चलता रहा तो वो फिनिश लाइन पे पहले पहुंच गया। एंड अब मुझे लगता है कि ये कहानी बहुत सच्ची थी। अगर बाकी लोग 4 घंटे दिन में काम करते हैं, अगर 8 घंटे का ऑफिस होता है, तो मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मैं 6 घंटे काम कर लूंगा, मतलब अपने 8 घंटे में से 6 या 7 घंटे काम कर लूंगा, तो मैं उनसे आगे या उनके बराबर तो बड़ी आराम से पहुंच सकता हूँ, बल्कि मैं उनसे आगे ही जा सकता हूँ। क्योंकि जनरली यही होता है कि लोग 8 घंटे में से ट्रूली जो इफेक्टिव काम करते हैं वो 4 या 4.5 घंटे ही करते हैं। तो अगर आप थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लेंगे ईमानदारी से, तो आई थिंक आप बाकियों के एट पार या उनसे आगे ही हो जाएंगे। जी, तो अब आप अपने करंट प्रोफेशनल लाइफ में आगे क्या एम्बिशन है आपका, क्या और करना चाहते हैं, कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग अमित, अभी जो मेरा थॉट प्रोसेस है एज ऑफ नाउ, अभी इस जॉब में हूँ और
मे बी आगे एक या दो प्रमोशंस और हो सकती हैं। अब आई डू नॉट वांट टू लीव चंडीगढ़, और मेरे को अगर इसके आगे और बढ़ना है या और बड़ी कंपनीज में जाना है या और बड़ी प्रोफाइल्स पे जाना है तो मेरे को चंडीगढ़ से बाहर जाना पड़ेगा, जिसका कि मेरा अभी कोई विचार नहीं है। तो मे बी द नेक्स्ट लीप बी स्टार्टिंग माय ओन बिजनेस। तो अभी वो मैं उस तरफ देख रहा हूँ कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें, एंड लो इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट ना लगे, जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट से ज्यादा दिमाग लग सके। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे को दिख रही हैं, कुछ कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ऑनलाइन स्पेस जो है, ब्लॉगिंग स्पेस जो है, वो बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी ऐसी सोर्स है जहाँ पे आप पैसिव इनकम जिसको कहते हैं, वो आप एक जरिया हो सकता है आपकी सैलरी, आपकी इनकम का, सैलरी नहीं कहूंगा। तो मे बी दैट इज नेक्स्ट, कि अपना काम करें, और इंस्टेड ऑफ कि आप एम्प्लॉय बने, आप लोगों को एम्प्लॉय करें, आप आगे रोजगार दें लोगों को। जी आशीष, जब हम छोटे होते हैं, बचपन का जब हमारा दौर होता है, जब हम स्कूल लाइफ से गुजरते हैं, तो कुछ और हमारा एम्बिशन होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। फिर जब हम हायर स्टडीज करते हैं तो एम्बिशन चेंज हो जाते हैं, और फिर कई बार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं उसको छोड़ करके किसी दूसरी ही फील्ड को हमको अडॉप्ट करना पड़ता है या होता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही था? आपने चाइल्डहुड में जब आप स्कूलिंग में थे कि कुछ और बनना चाहते थे, कुछ आपका सपना रहा होगा, या आप उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं जो डायरेक्शन, जिस सपने को लेके आप बचपन में पढ़ाई कर रहे थे? गलत होगा अगर मैं कहूंगा कि सही ऐसा ही हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। एक, बचपन में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा कि मेरी विजन आगे कम हो जाएगी एंड इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई गोल नहीं होता। मेरा तो नहीं था, एटलीस्ट बच्चे थे तो ठीक था, जो माँ बाप बताते हैं वो होता है कि आप इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। दो ऑप्शन हिंदुस्तान में ज्यादातर दी जाती हैं एक बच्चे को, तो या डॉक्टर बनोगे 10th के बाद, या आप इंजीनियर बनोगे, तीसरी तो कोई ज्यादा ऑप्शन होती नहीं है। तो मेरे को भी यही दोनों ऑप्शंस दी गई थी अपने 10th के रिजल्ट के बाद, और मैंने सोचा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। तो मैंने नॉन मेडिकल में एडमिशन लिया उस टाइम पे, और जब तक एंट्रेंसेस की बारी आई तब तक मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी विजन कम हो रही है, और जो फॉर्म है मैं वो भी नहीं भर पा रहा हूँ, जो आंसर शीट है उसको नहीं भर पा रहा हूँ। एंड जैसे कि जॉब की जहां तक बात है, मैंने आपको बताया वो तो फ्लूक है कि किसी और की नौकरी के लिए गया था और खुद की नौकरी लगवा के आ गया, तो वो तो नहीं था। पर मैंने एक चीज ऑन द वे अमित अब जरूर रियलाइज की उसके बाद, कि बहुत जरूरी है कि आप अपना गोल सेट करें, बैठ के लिखें कि आपने क्या करना है, एंड थोड़ा उसके बारे में सोचें तो जरूर वो चीज आपको हासिल हो जाती है। जो कि मैंने थोड़ा लेट रियलाइज किया है, पर फिर भी अब वो जरूर काम कर रहा है मेरे लिए। जी चलिए, अब काफी बातें हो चुकी हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके काम के बारे में। अब यहाँ से हटकर थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट्स पे कुछ आपसे बातचीत कर लेते हैं। चलिए, आपकी पर्सनल लाइफ को खंगालने की कोशिश करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल जी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि म्यूजिक का शौक है आपको? खाली समय में अक्सर संगीत सुनने का मन होता है, तो म्यूजिक से कितना लगाव है आपका? म्यूजिक से लगाव है, हाँ बहुत लगाव है, बट खाली समय में मैं म्यूजिक कम सुनता हूँ। मेरा खाली समय सारा किताब पढ़ने में जाता है या पॉडकास्ट सुनने में जाता है। सुनता हूँ म्यूजिक, पर उतना नहीं, क्योंकि समहाउ एक वो रहता है कि कुछ ना कुछ नया सीख लूं जो कि किताबें ही दे सकती हैं। तो कभी म्यूजिक इतना ज्यादा नहीं, बट सुनता हूँ जरूर। चलिए, तो अब म्यूजिक के अलावा आपके क्या शौक है वो तो हम ब्रेक के बाद आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक का समय हो चला है। कोई खास सॉन्ग आप सुनना चाहें हमारे प्रोग्राम पर? बर्फी मूवी आई थी अभी हाल ही में, उसका एक गाना है फिर ले आया दिल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जी, तो आपके लिए हम ये सॉन्ग प्ले कर देते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम अपने श्रोताओं से मिलेंगे तो आशीष सिंगला के कुछ और इंटरेस्ट और हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे। आप बने रहें प्रोग्राम एक मुलाकात पर, और
इस वक्त आप इस प्रोग्राम को लाइव सुन सकते हैं www.radioudan.com पर। जी हाँ दोस्तों, मेरे यानी कि अपने दोस्त आरजे श्याम के साथ चलिए टेक्नोलॉजी के सफर टेक सिटी पर, जहां होंगी बातें मोबाइल्स की और होंगी बातें कंप्यूटर्स की। तो मेरे यानी कि अपने दोस्त आरजे श्याम के साथ सुनना ना भूलिएगा हर बुधवार रात 8 बजे रेडियो उड़ान पर टेक सिटी। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। Welcome back, friends. Today you are listening to Mr. आशीष सिंगला from चंडीगढ़, पंजाब। और आशीष आज के हमारे गेस्ट हैं जहाँ तक प्रोग्राम एक मुलाकात का सवाल है, और मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट अमित भट्ट। आशीष, तो और आपके क्या इंटरेस्ट हैं और क्या हॉबीज हैं आपकी? जब कभी समय मिलता है तो क्या करना प्रेफर करते हैं? किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप बात करें तो करीब एक महीने में मैं करीब 5 से 7 किताबें पढ़ देता हूँ। तो दैट इज वन बिगेस्ट इंटरेस्ट दैट आई हैव। उसके अलावा ट्रैवल और अलग अलग क्विजीन्स ट्राई करना, वो अलग अलग तरह के खाने ट्राई करना, ये 3 मेजर इंटरेस्ट हैं जो मेरे हैं। क्या बात है, ट्रैवलिंग का तो मुझे भी बहुत शौक है और खाने पीने का भी। तो जी, आर यू मैरिड आशीष? नहीं, मैं अभी मैरिड नहीं हूँ। यू आर स्टिल बैचलर, राइट? अभी बहुत लंबा समय बाकी है, सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जी, आपकी सोशल लाइफ के बारे में, आपके सामाजिक जो जीवन होता है मनुष्य का, हर किसी इंसान का एक सोशल एस्पेक्ट होता है उसके जीवन का। तो आप जैसे अभी आपने कहा कि भाई जैसे जैसे आपकी आंखों की दृष्टि धीमी हुई तो आपने और लोगों से जुड़ना शुरू किया। अब आप रेडियो उड़ान से भी जुड़ चुके हैं और रेडियो उड़ान के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, फिर आज आप हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा हैं। तो इसी तरह आपकी सोशल लाइफ के बारे में मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिसनर्स को कुछ बताएं। सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ दैट वेज। अगर आप सोशल लाइफ की बात करें इन टर्म्स ऑफ कि मुझे बाहर जाना, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग कुजीन्स ट्राई करना बहुत पसंद है। तो इसका मतलब मेरे को घूमना, बाहर जाना बहुत पसंद है। आई हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल, तो ऑलमोस्ट हर हफ्ते ये होता है कि एटलीस्ट 1 या 2 बार तो बाहर जाना। एंड ट्रैवल, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करना। इंडिया के कई पार्ट्स मैंने देखे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, विच हैज बीन अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एक और जो मेरे को बहुत अच्छा फायदा हुआ स्पाइस टेलीकॉम में और अच्छा काम करने का ये फायदा हुआ कि मैंने 2 बार मुझे इंटरनेशनल हॉलीडेज एज प्राइज मिली। 5 दिन के इंटरनेशनल हॉलीडेज मुझे दी गई एज इंसेंटिव। तो उसमें मेरे को थाईलैंड 2 बार जाने का मौका मिला, अलग अलग जगह थाईलैंड की, और फिर एक बार दुबई ट्रैवल करने का मौका मिला। तो एक बहुत ही नई चीज आपको देखने को मिलती है, नए कल्चर्स देखने को मिलते हैं, और कुछ हद तक एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। ऑल्दो अभी भी अगर आप मेरे से फ्रैंकली पूछें तो अकेला ट्रैवल करना इज द बिगेस्ट नाइटमेयर। अभी तक मैंने वो नहीं किया। दैट इज वन थिंग दैट आई हैव टू गेट ओवर। पर जरूर अच्छा जरूर लगता है। ट्रैवलिंग इज अगेन सोशल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आई लव ट्रैवलिंग। तो आई हैव अ वेरी क्लोज नेट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो जिनके साथ कि मैं बाहर जाता रहता हूँ। जी, रेडियो उड़ान से कैसे जुड़े आप पहले से सुन रहे हैं? बहुत ही रिसेंटली रेडियो उड़ान से जुड़ा हूँ। इसके पीछे भी एक कहानी है छोटी सी।
जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो यूज करते बहुत देर हो गई है, तो सैटरडेज और संडेज मैं फ्री होता हूँ, सैटरडेज और संडे छुट्टी होती है। तो मैंने ये सोचा कि जितना मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा एक स्क्रीन रीडर सीखने के लिए, क्योंकि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी और मेरे को पता भी नहीं था फ्रैंकली कि चंडीगढ़ में कोई कहाँ से मिल सकती है। मैंने नेट पे देखा और मुझे नहीं मिला कि यहाँ पे मैं किससे ट्रेनिंग ले सकता हूँ। तो इसको सोचते हुए मैंने सोचा कि मैं सैटरडे और संडे क्लासेस ले सकूंगा NVDA से रिलेटेड चंडीगढ़ में। अगर कोई सीखना चाहे तो मैं उन्हें सिखा सकता हूँ। तो उसके चलते मैंने कुछ मेलिंग लिस्ट्स पे ये चीज डाली। NAB की मेलिंग लिस्ट थी और 1-2 मेलिंग लिस्ट थी जहाँ पे मैंने डाला। तो उसके थ्रू मेरे को आपके रेडियो उड़ान के एक पुराने लिसनर हैं संजीव गांधी जी, उन्होंने कांटेक्ट किया। उनके थ्रू मुझे रेडियो उड़ान के बारे में पता लगा और मैंने ज्वाइन किया रेडियो उड़ान को। एंड अब तो ऐसा है कि अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले ही मैंने रेडियो उड़ान का ज्वाइन किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे शोज मुझे सुनने को मिले यहाँ पे, बहुत इनोवेटिव लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को इस नई फॉर्म ऑफ लर्निंग के लिए। बहुत अच्छी बात है। आशीष, फिर से एक बार थोड़ा सा आपके ऑफिस में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में एक थोड़ा अलग सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा। क्योंकि आप एक सीनियर पोजीशन पर हैं, डिप्टी मैनेजर हैं, तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपके जो जूनियर हैं उनको आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको उनसे काम कराना होता होगा। तो 2 सवाल हैं, कौन से वो मोमेंट्स होते हैं जब आपको थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा आता है कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, जहाँ पे आप अपना टेम्पर लूज कर जाते हो या जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती होगी, एक ये। और फिर उसके बाद ऐसे भी पल होते होंगे जब को बीइंग डिप्टी मैनेजर और बीइंग सीनियर एम्प्लॉय आपको बहुत खुशी होती होगी कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया है। तो ये 2 अलग अलग एक्सपीरियंस आप हमारे श्रोताओं को बताएं। गुस्सा तो खैर एक टाइम था कि मेरे को बहुत आता था जब मैं इनिशियली टीम लीडर की प्रोफाइल पे था और उस टाइम पे। पर मैंने ग्रेजुअली ये चीज सीखी कि अगर आप किसी इंसान पे नाराज होते हैं या गुस्सा करते हैं उसको, तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं करती है। वो उसका मूड खराब हो जाएगा, वो और प्रोडक्टिविटी खराब कर देगा। तो ये बहुत अर्ली ऑन मैंने अपने करियर में सीख लिया, क्योंकि यही मेरे साथ होता था कि अगर मेरा बॉस मेरे पे चिल्ला देता था तो उसके बाद सही प्रोडक्टिविटी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि आपका मूड खराब हुआ रहता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि गुस्सा नहीं करना है। अपने अगेन एक रिस्पेक्ट है, अगर वो आज मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं तो कभी मैं भी उस दौर से निकला हूँ। एंड वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर, वी आर ऑल कोलीग्स एट द एंड ऑफ द डे। वो ठीक है कि मैं एक या 2 लेवल ऊपर हूँ और वो 2 लेवल नीचे है, इससे मेरे को कोई हक नहीं मिलता कि मैं किसी भी की बदतमीजी करूँ या उनसे नाराज हूँ। एक अगर इंसान ने गलती की है तो उसे आराम से भी समझाया जा सकता है कि क्या गलत था और कैसे उस चीज को सही किया जा सकता है। तो अर्ली ऑन आई रियलाइज्ड कि ये अच्छा तरीका है लोगों को हैंडल करने का। एंड इसीलिए मेरी टीम बहुत ही क्लोज नेट है। आज अगर मैं बात कर लूँ तो वो जो मेरी टीम है वो बहुत क्लोज है मेरे, और गलती का मौका ही नहीं देते हैं। अगर गलती हो जाए तो जल्दी सुधार देते हैं। और खुशी तो हर टाइम खुशी का ही होता है। जब आप अपना काम पूरा करते हैं तो खुशी होती है, जब आप टारगेट अचीव करते हैं तो खुशी होती है, जब आपके एम्प्लॉइज को, आपकी टीम को सराहा जाता है अच्छे काम के लिए तो आपको खुशी होती है। तो बहुत सारे मौके मिले हैं थैंकफुली मुझे अपने करियर में। 8 से 10 बार मुझे करीब बेस्ट टीम लीडर का अवार्ड मिला, बेस्ट मैनेजर का नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला। बहुत सारे मौके, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रिप्स मेरे को एज इंसेंटिव दिए गए मेरे अच्छे काम के लिए। तो खुशी के मौके बहुत रहे हैं थैंकफुली। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी आपके विचारों में वो ये कि आपने जैसे कहा कि भाई आपके ऊपर कभी कभी आपके जो सीनियर्स का या जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो बॉस का जब गुस्सा आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता था तो वो चीज़ आपको भी पसंद नहीं आती थी। और ये चीज़ आपने यानी कि अपने आप को दूसरों की जगह पर रख के देखा और बहुत ही प्रैक्टिकल ये ऑब्जर्वेशन होती है, बहुत ही पारखिक नज़र मैं इसको कहूँगा। और फिर आपने अपने नेचर में बदलाव किया और ये तय किया कि जीवन में आप खुशी के साथ और प्रेम के साथ
जो है वो काम करें तो अच्छा होगा, आपके कोलीग्स भी खुश रहेंगे। तो ये बहुत सही स्टाइल है, टेक्निक है या तरीका है, कुछ भी कह लीजिए, प्रेशर को हैंडल करने का। आशीष, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इन दिस प्रोग्राम ऑफ एक मुलाकात। हमारे श्रोताओं को जो हजारों लाखों की संख्या में न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर तमाम 114 देशों में सुन रहे हैं, उनको आप आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ? सभी मैं तो सभी से सीखता ही हूँ, कोशिश होती है कि सभी से कुछ ना कुछ सीखूं। जो मैंने अपनी लाइफ में अब एक प्रिंसिपल बना लिया है और जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और अभी तक जिसने मेरे को धोखा नहीं दिया है, वो है कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ, अपने कम्युनिकेशन को पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूँ। किसी भी तरह हो कि हर चीज में अच्छाई देखो तो अच्छाई ही निकल जाती है। अभी पीछे ही किसी ने रेडियो उड़ान के जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर एक बहुत ही अच्छा मैसेज डाला था, और मैंने रियलाइज किया कि वही एक तरीका है खुश रहने का, कि 3 C's को अपनी लाइफ में से निकाल दो। क्रिटिसिज्म, लोगों को क्रिटिसाइज ना करो। कंप्लेन, कभी किसी चीज को लेकर कंप्लेन ना करो। और तीसरा था कंपेयर मत करें। आप अपनी हालात को दूसरे के साथ कभी कंपेयर ना करें कि दूसरा इंसान बेहतर है या मैं कंपैरिजन में उससे कम हूँ या ज्यादा हूँ। तो अगर ये 3 C निकाल दो तो खुश रह सकता है इंसान अपनी लाइफ में। और अनकॉन्शियसली मैंने अब रियलाइज किया है कि मैं ये तीनों चीजें काफी हद तक कोशिश करके कम कर चुका हूँ अपनी लाइफ में से। तो अच्छा है, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो ये एक बॉटम लाइन है आज की बातचीत की, आज की मुलाकात की, कि भाई पॉजिटिव रहना है और हमेशा खुश रहना है। ये इस पॉजिटिव नोट के साथ हम आज की इस मुलाकात को वाइंड अप करते हैं। आशीष, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस with our listeners. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक मुलाकात चंडीगढ़ पंजाब के आशीष सिंगला के साथ। भाई, हर बार की तरह इस बार भी मैं अपने श्रोताओं से यही गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम के मुतालिक आपके अगर कोई विचार है, कोई फीडबैक्स आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जनाब स्वागत है आप सभी का। आप हमें ईमेल आईडी पर मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी हम प्रोग्राम के आगाज में ही आपको बता चुके हैं, mail@radioudan.com और amit@radioudan.com पर। तो दोस्तों, अब वो वक्त भी आ चला है जो वक्त हर सप्ताह आता है। जी हाँ जी, हर शुक्रवार को रात से 9 से 10 हमारी आपकी भेंट होती है। जब 9 बजते हैं तो आपसे मिलना होता है, और जब 10 बजते हैं तो आपसे हमको जुदा होने का समय आ जाता है, जुदा होना होता है। तो ये पल पल है, इन पल पलों के साथ ये ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है। आना जाना, आगे बढ़ना, घूम के फिर वहाँ आना, आपसे फिर मुलाकात करना, वीकली इस प्रोग्राम को लेके आना एक नई गेस्ट के साथ, नई पर्सनालिटी के साथ। ये एक रेडियो उड़ान का कहना चाहिए खूबसूरत सफ़र है, और इस सफ़र में हम आपसे यूं ही मिलते रहेंगे किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी प्रोग्राम पर। और जी हाँ, आपके फेवरेट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन पर मैं अगले सप्ताह फिर आपसे मिलूँगा, आपके ही अपने फेवरेट प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ, जहाँ होंगे आप, मैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट। तो दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर में एक खूबसूरत गीत भूपेंद्र हजारिका की आवाज़ में मैं प्ले करके जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत पसंद आएगा, और ये खूबसूरत गीत आप ज़रूर सुने। लेकिन इसके बाद फिर सैफुर रहमान साहब, जो कि बेहतरीन गज़लों पर आधारित प्रोग्राम, वीकली प्रोग्राम लेकर आते हैं रात को 10 बजे। जी हाँ, आपसे ठीक कुछ देर के पश्चात आप एक मुलाकात के बाद उस प्रोग्राम का लुत्फ़ उठा सकते हैं और बेहतरीन गज़लों का आप आनंद ले सकते हैं। आरजे सैफुर रहमान के साथ प्रोग्राम शाम गज़ल में वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन उससे पहले
आपके लिए ये बेहतरीन गीत मेरी तरफ से प्रोग्राम एक मुलाकात के आखिर में। अब अपने दोस्त अमित भट्ट को आज के लिए इजाजत दीजिए। अगले सप्ताह में आपसे जरूर मिलूंगा, वादा करता हूं। नमस्कार।